हेलो एवरीवन, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं और आज उसका पहला वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। पर उससे पहले आपके लिए एक न्यूज है, वो ये है कि जो मैथ्स का सिलेबस है, जो मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो अब 35 होंगे। यानी मैथ्स के मार्क्स 50 नहीं बल्कि 35 मार्क्स होंगे। और उसमें मैंने पिछला लेक्चर बनाया था, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बोला था साइंस का मैंने इंक्लूड नहीं किया था, सॉरी उस बात के लिए। पर साइंस के जो है, साइंस के भी 35 मार्क्स है। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने 8th क्लास का मैथ अच्छे से पढ़ा है उसको ये सारे 35 मार्क्स इजी जाएंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी के लिए तो ये अच्छी न्यूज है, क्योंकि पहले जो हिंदी है, इंग्लिश के तो 15 मार्क्स ही होंगे, और जो हिंदी है, हिंदी के पहले होते थे 25 मार्क्स, पर अब है 15 मार्क्स। यानी जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए तो ये गुड न्यूज है, 50 मार्क्स। तो जल्दी इसको नोट का वीडियो यानी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर होगा नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम यानी जो हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पोर्शन जो होगा वो होगा रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के लिए पहले हमें पता होना चाहिए डिजिट्स किसको कहते हैं। डिजिट्स हमारे पास 10 हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पहला, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, या इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0। सारे नेचुरल नंबर लेने हैं और उसमें 0 जोड़ देना है, बस वो बन गए होल नंबर्स। और तीसरे जो आते हैं हमारे पास कैटेगरी वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और इसमें जो पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हम करते हैं रिप्रेजेंट आई प्लस से, और जो नेगेटिव होते हैं उनको आई माइनस से। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं 1 2 3 0 -1 4। और इसके बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं वो है रेशनल नंबर्स। चौथे नंबर पे रेशनल नंबर्स। इसके बाद 5वीं कैटेगरी जो है वो है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर यानी वो नंबर, इसकी डेफिनेशन जो है वो है नंबर्स विच आर इन द P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0। चलिए हम इसको समझाते हैं। P by Q form, एग्जाम्पल 1/2। P by Q फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे P की जगह है 1 और Q की जगह है 2, और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, और Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आप 9/0 नहीं लिख सकते हैं। जो 9/0 जो है ये इन्फिनिटी आता है, और ये रेशनल नंबर्स में काउंट नहीं होता है। और इसके बाद आते हैं जो इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स उल्टा है किसका? रेशनल नंबर्स का। नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are
इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं वो है √2, √3, पाई। √4 हम नहीं लिख सकते हैं इसमें, √4 नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं है, क्योंकि √4 का हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कट हो जाता है और ये निकल के आता है 2 वो है रैशनल नंबर। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो है अगर वो रूट के अंदर लिखेंगे तो वो इरेशनल नंबर्स में काउंट नहीं होगा। और अब इसके बाद भी है जो दो कैटेगरी है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स हमें पता ही है जिनको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा अप टू इंफिनिटी। और ऑड नंबर्स जो हैं जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद हमारे पास दो और कैटेगरी आती है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। पहले उन्हीं को पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके दो डिवाइड होते हैं, यानी जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी जिनको हम जिनके दो फैक्टर हैं। एक होता है नंबर इटसेल्फ और दूसरा होता है 1। जैसे 3 के कितने फैक्टर हैं? 3 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 से या फिर 3 से, यानी कि 5। 2 नहीं है, 2 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ना 2। जैसे कि 6 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 6 को 1 भी करता है डिवाइड, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है, यानी कि इसमें वो नंबर नहीं आएंगे। और दूसरा आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। एग्जांपल हम लेते हैं 6 का एग्जांपल लेते हैं। 6 इसको कौन डिवाइड करता है? 1 भी, 1 और 6 तो जरूर करेगा। और इसके बाद आता है 2 भी कर सकता है, इसको 3 भी कर सकता है, यानी इसके दो के अलावा जिनके फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और यहाँ पे हमारा जो है नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे, Which of the following is not true? यानी कि इसमें से कौन ना ले, मैंने आपको नहीं बोला रियल नंबर्स के बारे में, सॉरी मैं भूल गया। रियल नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूं। रियल नंबर्स हम कहते हैं सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो सारे नंबर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। यानी अगर हम एक ठेला लेंगे, ठेले में सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भरे हुए हैं, यानी कि अगर हम ठेले में हाथ डालेंगे तो रियल नंबर जरूर निकलेगा। इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर मिला के बनाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब हम पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 इज ए प्राइम नंबर। 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 11 इटसेल्फ, यानी कि ये सही है, मतलब नॉट ट्रू। हमें उसको टिक करना है जो गलत बात है। 2/5 इज ए रैशनल नंबर। देखिए 2/5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए कौन सी कंडीशन है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए p/q फॉर्म में है। p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू, वो भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन भी ठीक है। हमें गलत लिखना है, मतलब ये भी नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, हमें इसमें से गलत चूज करना है। और +-8, ये है प्लस भी -8 इज ए रियल नंबर, यानी कि ये बता रहा है +8 और -8 दोनों कि ये रियल नंबर है, जरूर है, क्योंकि अगर ये रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, तब भी रियल नंबर तो जरूरी होगा ये, यानी कि ये बात भी सही है। अब हमें गलत निकालना है। 6/0 इज ए रैशनल नंबर। हमने पहले ही बोला रियल नंबर के लिए जो उनकी रियल नंबर होते हैं p/q फॉर्म में, वायर p एंड q आर इंटीजर्स। देखिए p/q फॉर्म में है, p एंड q आर इंटीजर्स, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। हमें गलत ऑप्शन चूज करना है इसमें से, इसलिए मैंने ये वाला चूज किया। टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी,
क्लोजर, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं, यानी कि जो अपना कबीला होगा अपने कबीले का ही निकालना, मतलब आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करते हैं एडिशन पे, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये हमें पता है अगर दोनों नंबर को ऐड करेंगे तब सी निकलेगा, मगर इसमें जो कंडीशन लगानी है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन ये है, अगर ये इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो, अगर सी भी इंटीजर निकला इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, अगर जो आंसर है वो भी इंटीजर ही आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ये होती है अप्लाई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे जो ये प्रॉपर्टी है ये अप्लाई होती है। अब हम देखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पे होल्ड होती है कि नहीं। रैशनल नंबर हम दो लेंगे, जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, या एडिशन लेंगे पहले, प्लस 3/4 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 1 4, 3 2 5, 3 2 6, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 2 8, 10/8, 5 4 5/4। देखिए ये भी रैशनल नंबर निकला, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पे अप्लाई होती है। दूसरा 3/7 इंटू 8/9, 8 3 24, 7 9 63, ये भी रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिख देता हूं ऐसे, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे, जो पहली प्लेस पे था उसको दूसरी प्लेस पे लाएंगे, अगर आंसर तब भी सही निकला तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एग्जांपल हम लेंगे 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है। जैसे कि a इंटू बी, 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3, 3 4 12, 4 3 12, यानी कि जो रैशनल नंबर्स है, क्योंकि 3 भी रैशनल नंबर था, 4 भी रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की। तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देखिए अगर हम ए बी सी 3 नंबर्स हैं हमारे पास, पहले हम 2 नंबर्स को करेंगे ऐड, b प्लस सी को, अगर फिर हम उसको जोड़ेंगे a के साथ, तो अगर वो इक्वल आया, पहले अगर हम a और b को जोड़ेंगे, और अगर वो इक्वल आया प्लस c को जोड़ेंगे, तो अगर वो इक्वल आया ना आंसर, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू करते हैं। पहले ये वाला साइड लिखते हैं LHS, a है 1 प्लस b है 3 प्लस c है 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, यानी कि आंसर आया LHS आया हमें 8। अगर RHS भी 8 आया, इसका मतलब रैशनल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ पे 1 लिखते हैं, a है 1 और b है 3 प्लस c है 4, 3 + 1 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। आंसर तो सही आया, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पे होल्ड करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है a प्लस
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी कि अगर एक नंबर ब्रैकेट के बाहर खड़ा है, अगर उससे हम दोनों को करेंगे तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी पहले अगर दो नंबर जो बीच में है उनको ऐड करेंगे, पहले उसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं। हम इसको पहले जो ए है, ए से पहले बी को कर सकते हैं और फिर उसको ऐड करेंगे ए को सी के साथ मल्टीपल करके। एग्जांपल देता हूं मैं, इसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। एग्जांपल है, अगर ए है 4, बी है 5, सी है 3। मैंने 1 2 3 इसने लिया क्योंकि आप सोच रहे हो क्या, क्योंकि इसने 1 2 3 पे ये लागू किया होगा पहले ही, वैसी बात नहीं है। यहां पे अप्लाई करते हैं। 4, बी है 5 प्लस 3। पहले अगर हम देखेंगे 5 प्लस 3 8, 8 4 जार 32, आंसर आया 32। हम देखेंगे ये LH में आंसर आया हमें 32। अब देखते हैं RH पे आंसर क्या आता है। ये है AB 4 इंटू 5 प्लस AC 4 इंटू 3, 5 4 जार 20 प्लस 4 3 जार 12, 20 प्लस 12 32। आंसर सेम आया। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर्स पे दो चीजें हमें सीखने आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहला एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें नाम से पहले पता चलता है, एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से हमें चलता है कि कुछ एडिशन के साथ होने वाला है। एडिटिव आइडेंटिटी हम उस नंबर को कहते हैं, अगर उस नंबर को हम किसी नंबर के साथ जोड़ेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये है 4 3 2 प्लस हम अगर इसके साथ 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 4 3 3, मतलब कि नंबर में चेंज आ गया। पर अगर हम करेंगे 432 प्लस 0 तो नंबर वैसा क्या वैसा ही रहेगा 432। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो है 0, यानी कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे आते हैं। वैसी डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं अगर जो वो नंबर होगा किसी नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे तो नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, 60 इंटू 5 अगर मैं करूंगा तो वो निकलेगा 300, मतलब कि नंबर में चेंज, ये इनिशियल नंबर था और ये फाइनल नंबर बन गया। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लें एग्जाम्पल के लिए, पर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। इनिशियल नंबर ये था और फाइनल ये, मतलब नंबर में चेंज होगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 60, मतलब कि नंबर में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जो हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो पहला है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। चलिए समझाते हैं। जो हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। मैं पहले आपको बता देता हूं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। पर आप बोलिए कैसे, वो मैं दिखाता हूं। जैसे हम लेंगे 1 और 5 के बीच में, दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में है 2 3 4, तो वे इतने, अब उनको इतने ही है। मगर अभी मैं दिखाता हूं आपको इसके बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स। जो पहला तरीका है दो रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर निकालने का है वो है मीन। चलिए समझाते हैं। अगर हम पहली है जो मेथड है, मेथड 1, वो है मीन मेथड। मीन मेथड में हम क्या करते हैं, जिन दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उनका मीन लेते हैं। चलिए समझाते हैं। जैसे हैं 1 और 5, अब इनके दरमियान हमें निकालने हैं रैशनल नंबर्स। पहले हम इनका मीन निकालेंगे। इनका मीन होगा, मीन होता है, मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 + 5
दैट मीन्स मीन इज इक्वल टू 1 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 2 हैं, मतलब डिवाइड बाय 2। 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब एक रैशनल नंबर हमें मिला जो इसके बीच में है, वो है 3। अब दूसरा हम निकालेंगे, अब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे, 1 और 3 का। जैसे मीन निकालते हैं 1 और 3 का, इनका सम करेंगे 1 + 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 2 ही है, डिवाइड बाय 2। 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। आया एक और नंबर 2। अब हम ऐसे ही करके अब हम निकालेंगे 3 और 5 के दरमियान। मीन इक्वल 5 + 3 3 + 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी 2 है। 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि एक और नंबर 4। ऐसे हम निकालेंगे 4 और 5 के दरमियान, फिर जो नंबर आएगा उसके और इसके दरमियान मीन निकालेंगे। ऐसे ही करके हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। पर ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर हमें बोला होगा तो कोई दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे, उसमें से हमें लिखा होगा कि 5 रैशनल नंबर्स हमें निकाल के दिखा, 6 रैशनल नंबर्स हमें निकाल के दिखा, उसके लिए एक और मेथड है, और वो मेथड है मेथड सेकंड। जैसे 1 और 2 हमें दिखाना है, 1 और 2 के दरमियान कितने सारे रैशनल नंबर्स हैं, वो हमें लिखना है। हम अगर ऐसे देखेंगे, हमें दिख रहा है कोई नहीं है, पर अगर हम थोड़ा सा जोर डालेंगे दिमाग में तो लिखेंगे 1.5 हो सकता है। हाँ, पर अभी ये डेसिमल फॉर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं 15/10, तो ये भी आएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मगर जो मैं आपको मेथड बताता हूं, अगर आप इसने लिखा होगा राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। उसके लिए एक और तरीका है, पहले डिनोमिनेटर सेम करो। इनके डिनोमिनेटर क्या है, 1 का 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं 1 को, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 1। अब डिनोमिनेटर सेम है। तरीका ये है कि हमें कितने नंबर बोले हैं, हमें बोला है 5 रैशनल नंबर्स। 5 + 1 क्या होता है 6। तो जो ये 6 निकला, डिनोमिनेटर को इस 6 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 × 6 × 1 × 6, वो निकला 6/6। अब इसको पहले डिनोमिनेटर मैंने बोला था सेम, अब इस दूसरे नंबर को भी इसी से मल्टीप्लाई करो। 1 × 6 × 6, वो निकला 12/6। नंबर क्या आया 6/6 12/6। अब हमें निकालने हैं इन दोनों के दरमियान 5। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 7/6 आता है, इसके बाद फिर आएगा 8/6, फिर आएगा 9/6, फिर आएगा 10/6, उसके बाद 11/6। देखिए कितने आएंगे 1 2 3 4। 3 और 7 के दरमियान हमें लिखने हैं 7 रैशनल नंबर्स। राइट 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7। 3 और 7 के दरमियान हमें दिख रहे हैं कुछ ही रैशनल नंबर्स हैं। हम वो वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 7। डिनोमिनेटर पहले सेम है, निकालने कितने हमें 7 रैशनल नंबर। 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो 8 से करेंगे मल्टीप्लाई इसको भी और इसको भी, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और इसको भी। ये बन गया 8 3 24/8, ये बन गया 7 8 56/8। अब देखो कितने सारे रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं 2 के। और ये थी दूसरी मेथड। अब आपको जो मेथड सही लगे, जो मेथड इजी लगे क्वेश्चन के हिसाब से, वही मेथड आपको अप्लाई करना है वहां पे। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी जो नवोदय में JNEST में जो एग्जाम होता है 6th क्लास में, उसमें भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें जरूरी लगता है। पर कुछ नंबर्स के मेरे हिसाब से, कुछ नंबर्स के लिए जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, जो कुछ नंबर्स उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट तो डिफिकल्ट होता है डिवाइड करने की। क्या अगर हम डिवाइड करेंगे वो हमें इजी लगेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करने से अच्छा तो है तो हम डिवाइड ही करें। देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले 2 का निकालेंगे, ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का, 5 का, 6 का। मैंने बोला है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी नंबर का बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे हिसाब से 7 का डिफिकल्ट, किसी के लिए तो इजी होगा, मगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। हम 7 का नहीं लिखेंगे, सीधे 8 का,
9 का, 10 का, यहां तक, और 12 का, 11 का भी मुश्किल है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूं। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 कोई इवन नंबर आए तो उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पहले बोलते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट किस काम आता है? अगर कोई नंबर दिया होगा तो हमें बोला होगा क्या इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम पहले डिवाइड करने लगते हैं, इसमें तो हमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। पर डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 2 से कि नहीं। अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे तो वो कहता है अगर कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर कोई इवन नंबर हो, यानी इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर कोई इवन नंबर हो लास्ट में तो अगर कोई इवन नंबर हो लास्ट में तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 2, 4, 9, 1, 4, 6, 7, 8। अब आपको बोलेंगे 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप पहले डिवाइड करने लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लास्ट नंबर पे देखो। लास्ट नंबर क्या है? वंस प्लेस पे जो नंबर है वो है 8। 8 क्या है? 8 इवन नंबर है। इवन नंबर 8 को हम, अगर आप देखो इस नंबर को होता है डिवाइड, इस नंबर को तो होता है ना 2 से डिवाइड, इसका मतलब पूरे नंबर पे हम जो पूरा नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी काम आता है में डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो लास्ट वंस प्लेस पे होगा, वंस प्लेस या जो लास्ट डिजिट्स होंगे वो क्या होना चाहिए? इवन। वंस प्लेस पे होना चाहिए इवन नंबर। अब जो 3 का है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो नंबर दिया होगा, अगर हमें बोलोगा कि यहाँ पे कोई नंबर दिया, बोला 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम पहले वो पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, पहले उससे डिवाइड करेंगे 3 के, देखते हैं, वैसे हम नहीं करेंगे। इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट इजी है। जो नंबर दिया होगा हम उस नंबर को सीधे सम ऑफ डिजिट्स करेंगे और उस नंबर को देखेंगे, जो सम ऑफ डिजिट्स जो निकलता है अगर उसको हुआ डिवाइड 3 से तो पूरे नंबर को होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 + 937, ये है 937। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे हम 9 + 3 + 7, 7 + 3 वो आएगा 19। देखिए 19 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब इस नंबर को 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स को नहीं हुआ तो इसको भी नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लेंगे 3, जैसे ये है, इसके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे हम 3 + 1 + 2 + 1 + 5, 3 × 4, 3 + 1 को 4, 4, 6, 7, 12, ये आएगा 12। 12 का हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब जो ये नंबर है उसको भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ये हो गया इसका डिविजिबिलिटी। अब आए हम 4 पे, जो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो इजी है। अगर कोई नंबर दिया होगा, एग्जांपल लेंगे हम 4, 3, 7, 2, 8, या और एक और लेंगे 4, 3, 7, 9, 7। ये 2 नंबर हमारे पास दिया है, हमें बोलेंगे कि क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारे पास क्या हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को, या किसको कर सकते हैं, बताइए। हम डिवाइड नहीं करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है जो आखिरी के 2 नंबर होंगे, आखिरी के 2 डिजिट होंगे, 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, उनको नोट करो। किया हमने, आखिरी के 2 डिजिट आए 28, इसमें आया 97। अब अगर 4 से जो आखिरी के 2 डिजिट है इनको डिवाइड हुआ तो पूरे नंबर को होगा। जैसे 28, 4 से हम 28 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 4 7, इसका मतलब 28 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आया, मतलब डिवाइड हुआ, परफेक्ट डिवाइड हुआ। इसका मतलब जो ये नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इस नंबर पे हम देखते हैं, ये है 97, इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब जो ये नंबर है इसको 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये हुआ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम आते हैं 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि है मेरे हिसाब से सबसे इजी। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है अगर कोई नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है या वो 5 हो या वो 0 हो तो उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम 147030, 147535, 14 और तीसरा ये कम है, यहाँ पे तीसरा नंबर है 143703। ये है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है आखिरी जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखिए इसको 5 है आखिर में तो इसको भी होगा डिवाइड 5 से, इसको 0 है लास्ट में तो इसको भी होगा
डिवाइड 5 से। अब ये नंबर बचा, इसको आखिरी में है 3। देखिए 3 को या तो 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इसका मतलब इस नंबर को हम नहीं कर सकते हैं डिवाइड। ये इजी था सबसे। इसके बाद हम पूछते हैं 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है अगर किसी नंबर को 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हैं तो 6 भी उसको जरूरी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है 30। देखिए ये है 30 को हमें देखना है 2 इसको डिवाइड करेगा, हाँ 2 करेगा। 2 के लिए हमें देखना है आखिरी में होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। सॉरी मैं भूल गया था बोलना, आखिरी में 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे देखिए आखिरी में 0 है तो 2 से होगा। अब 3 से देखना है, 3 को करना है सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स तो 2 है, 3 + 0 वो हुआ 3 ही। 3 से 3 को डिवाइड कर सकते, इसका मतलब इस नंबर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोनों से डिवाइड हुआ इसका मतलब 6 से भी जरूर डिवाइड होगा। ये है 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 7 का तो मैंने पहले ही बोला, 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, वो सब पहले नहीं पड़ता सबके, इसलिए मैं वो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे सिखाना है। एग्जाम के लिए बचे हैं कुछ ही दिन, मुझे बस जल्दी जल्दी आपको ये रिवीजन कराना है और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बोला है, वादा किया आपसे कि मैं आपको पूरा कराऊंगा। जो इसमें आएगा मैथ्स का तो मैं पूरा कराऊंगा। फिर आप पे निर्भर है कि आप मेहनत करते हो घर में, क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। मैं तो यहाँ पे अब हमारे पास बचा है 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो कहता है जो आखिरी 3 डिजिट होंगे 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे और 100th प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे अगर उनको डिवाइड हुआ 8 से तो पूरे क्वेश्चन को 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम 7 4 3 4 2 7 2। देखिए ये नंबर है 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100th प्लेस, इसको पहले हमें नोट करना है। हम देखेंगे इसको 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। 8 1 8 8 हो जाता है, 8 5 8 8 8 5 40 5 7 8 7 8 64 8 9 72। तो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे 472 को तो आंसर निकलता है 59। इसका मतलब 472 को 8 से डिवाइड हो गया। अगर 472 को 8 से डिवाइड हो गया मतलब आखिरी 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होगा तो पूरे नंबर को 8 से डिवाइड होगा। ये था 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आए हम 9 पे, जो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है 3 से। 3 का जो था वो था सम ऑफ डिजिट्स को अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से भी होगा, वैसे ही 9 का है अगर सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड हुआ तो पूरे नंबर को 9 से डिवाइड होगा। अब हम आते हैं सीधे 10 पे। जो 10 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो कहता है जो नंबर का जो 1s प्लेस पे जो होगा अगर वो 0 हुआ तो 10 से डिवाइड होगा। मतलब 4 3 7 1 0 4 3 7 2 0 4 3 7 1। ये 3 नंबर हमारे पास हैं। आखिरी में किसके, इसका जो 1s प्लेस पे है वो है 0, इसके भी 1s प्लेस पे है 0, इसके पे है 2। देखिए जो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो कहता है 1s प्लेस पे होना चाहिए 0, इसमें है तो टिक, इसमें है 0 इसमें है क्रॉस। इसका मतलब 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है आखिरी 1s प्लेस पे होना चाहिए 0। अब हम आते हैं 12 पे, क्योंकि 11th मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि 11th का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो कुछ ज्यादा है। मैंने बोला वो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, वो समझने की जरूरत नहीं। अब वहां पे अगर 11th का आएगा तो उसको सीधे कर है 12th का जो 12 है उसका डिविजिबिलिटी कहता है अगर 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हुआ तो 12 से भी जरूर होगा। एग्जाम्पल है 4 144। नहीं ये कुछ छोटा ही नंबर हुआ, थोड़ा सा बड़ा नंबर रखेंगे। ये है नंबर 1। आपको बोलना है इसको 12 से डिवाइड हुआ कि नहीं। मैंने बोला अगर इसको 3 से भी डिवाइड हुआ और 4 से भी डिवाइड हुआ। 3 से डिवाइड होने के लिए हम देखेंगे पहले 3 से डिवाइड होने की एक कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स को होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स है 1 + 2 + 0 + 7 + 2, वो आया 12। 12 को 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो गया, मतलब 3 से इसको डिवाइड हुआ क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स को हुआ तो नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा। वो एक बात खत्म। अब हमें देखना है 4 से इसको होगा कि नहीं। 4 से देखने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट्स पे जाना होगा। 72 को हम देखेंगे 72 को 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। 4 1
4×8 = 32। इसका मतलब 4 से भी डिवाइड हुआ इसको, दोनों से, 3 से भी इसको डिवाइड हुआ, 4 से भी इसको डिवाइड हुआ, इसका मतलब 12 से भी इस नंबर को डिवाइड हुआ। ये था हमारा रैशनल नंबर का जो सारा पार्ट था, इसमें मैंने करा दिया, जो आपको JNVST में जरूर लगेगा। और आप मानो कि ये मिनी रिवीजन होगा 8th क्लास का। पूरा तो 8th क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं 10 दिनों में, क्योंकि JNVST है उसमें पूरा नहीं आता है, उसमें थोड़े से कंसेप्ट आते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। अब आपके बस एक ही काम करना है, बस जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसको आपको रिवीजन तैयार होने चाहिए दूसरे लेक्चर के लिए, यानी कि दूसरे टॉपिक के लिए आप फुल रेडी होने चाहिए। देखिए मेरा तो एक ही काम है, मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको उस राह पे चला नहीं सकता। अब कह सकता हूँ आप उस राह पे चलो, बाकी मैं आपको धक्का देके तो नहीं चला सकता। फिर आपकी अपनी मर्जी, आप मेहनत करो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक राह दिखा रहा हूँ, बस आपको उस राह पे चलना है। आप बस एक काम करना है, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक किया उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस जितना भी टाइम बचता है। और मैंने नहीं बोला आपको सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, साइंस भी बचा है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी, पर टाइमिंग के साथ, क्योंकि ये 10 दिन है। ये 10 दिन आप खाली ये सोचो कि आपको JNV में तो जाना ही जाना है, बस आपको यही दिमाग में रखना, आपको JNV में जरूर जाना है, और इसी साल जाना है, अगले साल नहीं जाना है। तो बस बाय।